नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सिर्फ सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है भाषा और चिंतन, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर हैं उस सभी चैप्टर की सबसे पहले हम सब थ्योरी क्लास को कवर करते हैं, फिर उसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को भी कवर करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने जो टॉपिक को पढ़ा है, जो चैप्टर को पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको यह चैनल सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सीटेट की कंप्लीट तैयारी आपको करा रहा है। अगर हम सब बात करें तो सीटेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपका स्टडी मटेरियल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको दोस्तों करीब 200 प्लस वीडियो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पढ़ाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके 2011 से लेके आपको किसी भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन होकर किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, थ्योरी क्लासों का पीडीएफ हो गया, सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की आपकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों भाषा और चिंतन से दोनों ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा और चिंतन होता क्या है। देखिए, भाषा से आप स्पष्ट हो रहे हो कि भाषा होता क्या है। जो हम अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वही तो आपको भाषा होती है। भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने भावों विचारों को दूसरों को बता पाते हैं। ये तो हो गया भाषा की परिभाषा। सिंपल से आप समझिए कि कह रहे हैं कि भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। सही है दोस्तों। कह रहे मनुष्य और पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिससे लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मनुष्य होते हैं और जो पशु होते हैं, दोनों एक दूसरे से इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि मनुष्यों के पास एक ऐसी भाषा होती है जिसे वह एक अपने सामने वाले को बता के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन पशु जो है ये नहीं कर पाते हैं। अब हम समझते हैं भाषा के कुछ भाग होते हैं। जैसे स्वनिम, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कहेंगे स्वनिम, रूपम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। इसके बारे में भी हम सब विस्तार पूर्वक से समझेंगे, लेकिन आप भाषा के जो भाग है उसको जानते रहिए कि स्वनिम है, रूपम है, वाक्य विन्यास है, अर्थ विन्यास है। अब हम समझते हैं बालक के भाषा विकास के दो चरण होते हैं। जो बालक के अंदर भाषा का विकास होता है उसके दो चरण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राक भाषा विकास, प्री स्पीच डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत बच्चा क्या सीखता है? रुदन। देखिए, अब देखिए रुदन क्या होता है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है, बालक के भाषा के विकास के दो चरण होते हैं। पहला जो है दोस्तों वह है प्राक भाषा विकास, मतलब प्री स्पीच डेवलपमेंट। जब बच्चा पैदा होता है उसकी बात किया जा रहा है। यह देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि यह भाषा का सबसे पहला स्पष्टीकरण होता है। रीबल ने इसे आपात श्वसन, इमरजेंसी रेस्पिरेशन कहा है। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, जो सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग करता है वही आपका रुदन होता है, जिसमें रोने का प्रयास करता है। तो पहले तो बोलेगा तो है नहीं बच्चा, ये आपका है पहला पहला जो है वह आपका रुदन ही कहलाता है। इसके बाद बबलाना। जब बच्चा रुदन पहले रोएगा, रोना तो वही रुदन और रोना आप समझिए कि बच्चा रोता है वही उसका भाषा माना जाता है। और बबलाना, अब बबलाना क्या होता है? बबलिंग जो होता है दोस्तों, जिसमें बच्चा इसे बोलने का प्रयास करता है, जैसे मम मम मम्मा ऐसे बोलता है। मतलब अक्षर नहीं बोल पाता है, पूरा नहीं बोल पाता, लेकिन एक ही शब्द बार बार रटता रहता है। पापा पापा, मतलब आवाज साफ नहीं आ रही, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, वही बबलाना। मतलब अक्षर सही नहीं बोल पा रहा है लेकिन बोलने का प्रयास कर रहा है, यह आपका बबलिंग कहलाता है। देखिए, इस चरण में बालक 2 माह तक स्वर ध्वनियां उत्पन्न करना सीखता है। 3 से 4 माह में स्वर तथा व्यंजन साथ में प्रयोग करता है और 12 माह तक अर्थपूर्ण बबलाना जैसे मम्मा दद्दा ये सब करने लगता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हाव भाव, इसके बाद हाव भाव की बात करें तो हाव भाव में देखिए, इस चरण में शिशु शरीर को अंगों का प्रयोग द्वारा अपनी बात समझाना सीखता है। जैसे खुशी होने पर बाहें फैलाना,
खुश होना। देखिए हाव भाव से जब बच्चा सीखता है, जैसे बहुत ज्यादा जब खुशी हो जाता है, आप थोड़ा सा इशारा करेंगे, आप तरफ आप झुकने का प्रयास करेगा, हाथ फैलाएगा, यह होता है हाव भाव के जरिए बच्चे का इफेक्ट करना। अब हम इसके बाद समझते हैं। अभी तक जब बच्चा पैदा हुआ, बोलना नहीं जाना है, तब की बात हो गई। अब हम समझते हैं उत्तरकालीन भाषा विकास, जो सेकंड है। मैंने भाषा का विकास को दो भागों में बांटा था। पहला हमने प्री स्पीच डेवलपमेंट समझ लिया। अब हम समझ लेटर स्पीच डेवलपमेंट, मतलब उत्तरकालीन भाषा का विकास कैसे होता है। दूसरों की भाषा समझना, यह क्या है दोस्तों? दूसरों की जो भाषा को समझते हैं। पहला इसमें है, जैसे भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था है। भाषा जो है विकास की सबसे कौन सी अवस्था है? सबसे पहली अवस्था है। इसके बाद शब्दावली का निर्माण। सबसे पहले बालक भूख प्रेरणा से संबंधित शब्द सीखते हैं। देखिए दूसरों की भाषा समझना, यह सबसे पहली अवस्था होती है, जब बच्चा अगला वाला क्या बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करता है। इसके बाद जो बच्चा जो चीज समझता है वो जैसे भूख की प्रेरणा, बच्चे को प्यास लग गई, भूख लग गई, इसके बारे में रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, इशारा करने लगता है। यह चीज सबसे पहले सीखता है कि जब बच्चे को भूख लगती है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जो भूख की प्रेरणा होती है वो सबसे पहले होती है। देखिए यहाँ पे करें शब्दों का वाक्य में संगठन, उच्चारण, भाषा विकास का स्वामित्व, यह सब दूसरी अवस्था में देखने को मिलता है। जब शब्दों को आपस में जोड़ना सीख लेता है, किसी चीज का उच्चारण करना सीख लेता है, भाषा विकास का स्वामित्व, यह सब दोस्तों बच्चा जो है सीखता है। देखिए बालक की आयु के अनुसार शब्द भंडारण, हम समझते हैं कि अगर जो मानक है, अभी आप पे इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होंगे, उसे आप नहीं ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम एक जो मानक माना गया है कि कितने वर्ष से बच्चों के अंदर लगभग कितने शब्द का भंडारण हो सकता है। जैसे जन्म से 8 माह तक लगभग उसके अंदर शब्द भंडारण नहीं होता है, वह सिर्फ ऐसे शब्द नहीं बोल पाता जिसका कोई अर्थ निकले। 9 से 12 माह तक लगभग 3 से 4 शब्द बना लेता है। 1.5 वर्ष तक लगभग 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक दोस्तों 4 से 50 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 12 से 50 शब्द, 4 वर्ष तक दोस्तों 16 से शब्द, 5 वर्ष तक लगभग 21 से शब्द, 11 वर्ष तक दोस्तों लगभग 50,000 शब्द को बना लेता है, 14 वर्ष तक लगभग 80,000। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो 16 वर्ष से आगे, जो 16 वर्ष से आगे जो बच्चे रहते हैं वह जो लगभग 1 लाख से अधिक शब्द का निर्माण कर सकते हैं, कर लेते हैं। देखिए समान रूप से सर्वनाम भाषा कौशल का विकास का क्रम। देखिए यह क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया। देखिए एक चीज आपके अंदर और डाउट होगा, आपने बताया कि 9 से 12 माह के बच्चों के अंदर 3-4 शब्द बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक बच्चा है वो 10 शब्द बना लेता है, 20 शब्द बना लेता है। ऐसा नहीं है, ये जो मानक माना गया है, जो मानक माना गया है, मानक आप जैसे किसी चीज का आप रेशियो जब निकालते हैं, रेशियो निकालना जब आपको पता होगा, आपको जैसे किसी का नंबर 15 है, 20 है, 45 है या फिर 5 है, अगर इनका रेशियो आपको निकालने के लिए बोल दें तो आप कहेंगे हमारे घर में इसे नंबर सबसे ज्यादा। अगर इसको इसमें हम पूछें कि सबको मिलाकर कितना नंबर मिला, आप कहेंगे हमारे घर में तो एक बच्चा 45 नंबर पाया है। ठीक है 45 तो पाया है, लेकिन अगर हम मानक पूछें कि मतलब एवरेज कितना, लगभग इसमें कितने एवरेज बच्चे पास हुए हैं, लगभग कितना एवरेज नंबर पाए हैं, तो एक बच्चा तो है जो 5 भी तो नंबर पाया है, 15 भी तो पाया है, 20 भी तो पाया है। इनको इनका जब एवरेज निकालेंगे जो आएगा वही आपका मानक माना जाएगा। हाँ लगभग इतना नंबर एवरेज परसेंटेज एवरेज में पाए हैं बच्चे, वो चीज इसमें बताया गया है कि लगभग जो आंकड़ा माना गया है। आप एक बच्चा बहुत तेज बोल रहा है, बहुत ज्यादा सीखा है, तो उसको उससे नहीं, लगभग सभी बच्चों को मिला के जो एवरेज निकाला जाता है उसका मानक इसमें दिया गया है। सामान्य रूप से सर्वनाम भाषा कौशल का विकास का क्रम कैसे है? सबसे पहले है सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह चीज होता है। लेकिन मरिया मंडेसरी के अनुसार भाषा कौशल विकास का क्रम कैसे होता है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। देखिए जो सामान्य रूप से भाषा कौशल का विकास क्रम है कैसा है? वह सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है,
लेकिन जो मरिया मोंटेसरी थी, इनके अनुसार जो भाषा का कौशल का विकास क्रम बताया गया है, वह सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा, फिर क्या करेगा दोस्तों, पढ़ेगा। मतलब सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यहाँ पे लिखना पहले हो गया, पढ़ना बाद में हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास के कुछ सिद्धांत को समझते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिपक्वता का सिद्धांत। जो परिपक्वता का सिद्धांत है, कह रहे हैं परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरूप पर नियंत्रण होना, जैसे शुद्ध और अस्पष्ट बोलना। परिपक्वता का सिद्धांत मतलब जब हम किसी चीज पर अच्छे से कमांड ले लें, हर एक शब्द पर हमारा नियंत्रण रहे कि हमको कैसे बोलना है, किसके सामने क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, यही शुद्ध और अस्पष्ट बोलना है, आपका परिपक्वता का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद है अनुबंधन या साहचर्य का सिद्धांत। अगर अनुबंधन साहचर्य के सिद्धांत की अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं कि जब बालक को किसी वस्तु से कोई चीज जोड़ के बताया या दिखाया जाता है तो बालक जल्दी सीखता है, इसे ही अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, अगर उसे बताने से पहले आप किसी चीज से जोड़ के बताएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी आप बच्चे को कंगारू के बारे में आपको बताना है, कंगारू कोई बच्चा देखा नहीं है, आप उसे कैसे बताएंगे कंगारू क्या होता है, नहीं बता सकते, समझेगा, बहुत लेट समझेगा। लेकिन अगर आप उसे कुत्ते के बारे में बताइए, कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए, फिर कुत्ते से कनेक्ट कर दीजिए, इसी तरीके से एक जानवर होता है, ऐसे ऐसे होता है, वह कंगारू है, बस उसमें यह चीज इसकी अपेक्षा अंतर होता है, तुरंत समझ जाएगा कुत्ते की तरह एक जानवर है, वह कंगारू है, इसमें इसमें यह चीज अंतर होता है। वही कह रहे हैं कि जब हम बच्चे को कोई चीज जोड़ के बताएं, जब बालक को किसी वस्तु के बारे में किसी चीज से जोड़ कर सिखाएं बताएं, वही होता है अनुबंधन या साहचर्य का सिद्धांत कहलाता है। अब हम समझते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत का मतलब जो होता है, देखिए आपके सामने एक चित्र आया होगा, अब चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक मम्मी है, उसका बच्चा है, नकल कर रहा है। अनुकरण मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत एक दूसरे को नकल करके सीखते हैं ना, मतलब अनुकरण करके एक दूसरे को देखेंगे, नकल करेंगे, जैसा मम्मी करेगी वैसा बेटा करने का प्रयास करेगा, जैसे वो नकल मारने का प्रयास। और ये छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। आप देखेंगे, आप जैसा जैसा करेंगे आपका बच्चा भी उसी तरीके से करने का प्रयास करता है, मतलब नकलची होता है। जो छोटा बच्चा होता है इतना ज्यादा नकलची होता है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका बच्चा करने के प्रयास करता रहता है। इसे ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे ही हम अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं। इसके बाद अगर हम सब बात करें, आपका आता है अन्य विद्वानों के अनुसार भाषा विकास के सिद्धांत। जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने भाषा के विकास के सिद्धांत को अलग अलग तरीके से बताया है, उसके बारे में भी हम समझते हैं कि वह उन्होंने क्या बताया है। जैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसके अनुसार, पावलोव के अनुसार। अब पावलोव की अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं कि बालक भाषा शब्द अर्थ के माध्यम से स्थापित करके सीखता है। ऐसा किसका मानना था, पावलोव का मानना था। उन्होंने वो कहते थे जो बच्चा है वो भाषा विकास, वो बालक भाषा का अर्थ उस शब्द अर्थ के माध्यम से, किसके, शब्द अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। कह रहे हैं जो शब्द होता है, अर्थ होता है, उसके मध्य संबंध स्थापित करके बच्चा सीखता है। ऐसा कौन मानते थे, ऐसा आपके पावलोव महोदय मानते थे। जैसे इस संबंध को पावलोव ने अनुबंधन नाम दिया। क्या नाम दिया था, अनुबंधन नाम दिया। अतः पावलोव के अनुसार बालक भाषा अनुबंधन के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है, जो बच्चा होता है वह भाषा अनुबंधन के माध्यम से ही सीखता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। यह किसका मानना था, स्किनर। जो बच्चा होता है वह भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा। इसके बाद क्या रहे, अनुकरण आपको हमने जस्ट पहले बताया कि आप एक दूसरे को देखकर नकल करके, पुनर्बलन फीडबैक मतलब प्रोत्साहन के जरिए, जब बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, शाबाशी देंगे, इसके जरिए सीखता है। ऐसा किसका मानना था, ऐसा आपका स्किनर का मानना था। भाषा विकास का सिद्धांत किसके अनुसार, बंडोरा के अनुसार है। बंडोरा का
बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। बंडूरा ने भाषा विकास में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। पुनर्बलन मतलब फीडबैक। फीडबैक आप समझेंगे, जब बच्चा कोई चीज करेगा उसे हम शाबाशी देंगे, यही आपका पुनर्बलन कहलाता है। जो बंडूरा थे उनका मानना था कि बालक जो है भाषा अनुकरण के जरिए सीखता है, लेकिन पुनर्बलन को इन्होंने महत्व नहीं दिया था। तो आप यहाँ पे एक और समझ सकते हैं कि जैसे स्किनर और बंडोरा में क्या अर्थ है। स्किनर पुनर्बलन को भी महत्व दिए हैं, लेकिन आपके जो बंडोरा महोदय हैं उन्होंने पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। अब समझते हैं नॉम चॉम्स्की। भाषा के माने में अगर सबसे ज्यादा किसी मनोवैज्ञानिक का से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछे। इनके टॉपिक से आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को ज्यादा से ज्यादा, और सीडीपी में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉम चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक जिस भाषा को सुनता है उसे अपने आप सीख जाता है। ऐसा किसका मानना था? नॉम चॉम्स्की का। उनको वो कहते थे कि अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा, सुन रहा है, वो चीज भाषा बच्चा अपने आप सीख जाता है। बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कह रहे हैं जो बच्चे में भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है, वह कैसी होती है? वह उसके अंदर जन्मजात होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र या यलेडी के नाम से जाना जाता है। नम चॉम्स्की का मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को भी अपने आप सीख जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा किसका मानना था? चॉम्स्की का। अब हम समझते हैं चिंतन। हमने भाषा से जो जो पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया, यह पॉइंट क्या है। अब हम थिंकिंग को समझते हैं, चिंतन को समझते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है वही आपका चिंतन कहलाता है। चिंतन आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है वही चिंतन कहलाता है। एक चीज आप बताइए, अगर आपके पास चिंतन नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास समस्या नहीं है, तो आप चिंतन कर सकते हैं? आप सोचिए कि आप पे चाहे जिस भी चीज पे चिंतन कर रहे होंगे, वह कहीं ना कहीं एक समस्या होगी, कोई न कोई बात होगी, तभी तो आप चिंतन कर रहे हैं। बिना समस्या के आप चिंतन नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान दीजिए, आप सोच के देखिएगा। यहाँ पे बताया भी गया है, चिंतन एक प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया सोते समय भी चलती रहती है। सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम सोते रहते हैं तब भी ये चीज दोस्तों चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन के प्रकार समझते हैं। एक होता है प्रत्याच्छात्मक मूर्त चिंतन। मूर्त मतलब देखिए, मूर्त अमूर्त यह चीज आपके सामने जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। मूर्त मतलब समझती है कि जो चीज हमारे सामने दिखती रहे, वही आपका मूर्त होता है। तो यहाँ पे प्रत्याच्छात्मक चिंतन, जो चीज हमारे सामने दिखी उसके बारे में चिंतन करना। जैसे किसी वस्तु या मूर्त रूप को देखकर चिंतन करना प्रत्याच्छात्मक चिंतन कहलाता है। यह पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। ऐसा चिंतन छोटे बालकों में पाया जाता है। वही करें, जो चीज हमारे सामने दिखती रहती है उसके बारे में चिंतन करना, यही आपका मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे त्रिशूल को देखकर भगवान शिव की याद आना। जैसे हम त्रिशूल को देखकर तुरंत हमको याद आ गया कि ये तो भगवान शिव का त्रिशूल है। वही कह रहे हैं कि जो चीज हमारे सामने दिखती रहे उसके बारे में चिंतन करना ही आपका प्रत्याच्छात्मक चिंतन कहलाता है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में साथ उसकी नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, और कमेंट करके भी बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यात्मक प्रत्यात्मक अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज हमारे सामने ना दिखे। अमूर्त मतलब हमारे सामने कोई चीज नहीं दिख रहा, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। जैसे जो चीज दिखाई नहीं देती है उनके बारे में विचार करना, यह आपका प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे उदाहरण, बालक कुत्ता देखा है
घर वाले के पूछने पर बता देगा कि कुत्ता है। जैसे कुत्ता को वो जानता है। अब बालक जैसे कुत्ता कोई चीज नुकसान करके चला गया, बालक तभी बता देगा वो कुत्ता आया था वह चीज खा के चला गया। मतलब वो चीज सामने नहीं है, लेकिन उसके बारे में वह चिंतन कर रहा है, उसके बारे में वह दूसरों को बता दे रहा है। वैसे जो चीज हमारे सामने ना दिखे उसके बारे में भी हमको याद रहे, उसके बारे में भी हम जानते रहे, वही आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। अब काल्पनिक चिंतन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, काल्पनिक, कल्पना करना। जब हम पूर्व अनुभव के द्वारा कल्पना करते हैं तो वह आपका काल्पनिक चिंतन कहलाता है। जिसे हमारे पास जो अनुभव है, हम किसी चीज की कल्पना करते, जैसे अभी आप सोते समय कोई कल्पना करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, यह सब आपके एक कल्पना, काल्पनिक चिंतन कहलाता है। अब तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन किसी वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना, यही आपका तार्किक चिंतन कहलाता है। जॉन डीवी ने कहा कि यह बहुत हाई लेवल के चिंतन है। कौन सा दोस्तों? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो है दोस्तों, और जॉन डीवी का मानना था कि यह बहुत ही हाई लेवल का चिंतन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं। चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत समस्या सामने आने पर, हम समस्या सामने होने से होती है। जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तभी हम चिंतन करते हैं। चिंतन में सभी भिन्न भिन्न पहेलियों के समाधान को एक साथ संयोजित किया जाता है। प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य समस्या को सुलझाना। जो हमारे अंदर चिंतन आता है, जो हम सोचते हैं, उसका जो उद्देश्य क्या होता है, जो हमारी समस्या होती है उसको खत्म करना होता है, उसे सुलझाना होता है। चिंतन में गत अनुभूत शामिल होते हैं। समस्या समाधान की विधि प्रत्ययन व भूल विधि का एक उदाहरण है। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। जितने हम चिंतन करते हैं उसका कुछ कुछ लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है। चिंतन में भाषा, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का काफी योगदान होता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करते हैं। अब हम समझते हैं जिम बॉयड एंड रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। अगर इसे हम समझें तो इन्होंने जो दो प्रकार से बताया, एक स्वलीन चिंतन, एक यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन चिंतन, आप यहाँ पे आपके सामने एक चित्र आया होगा, आप देखेंगे कोई सो रहा है, ये आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। इसके बारे में समझते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यथार्थवादी चिंतन, जिसमें अभिसारी चिंतन पहला हो गया, अपसारी चिंतन दूसरा हो गया, और आलोचनात्मक चिंतन तीसरा हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम समझते हैं। स्वलीन चिंतन, सबसे पहले स्वलीन चिंतन को समझते हैं। स्वलीन चिंतन काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, वास्तविक स्वरूप नहीं। जब हम सपना जो देखते हैं, सोते समय जो चीज चिंतन करते हैं, वही आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। यह इसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। स्वप्न देखकर उसे सबको बताना, यही आपका क्या है दोस्तों? स्वलीन चिंतन है। अब हम यथार्थवादी चिंतन की बात करते हैं। इसमें जो पहला था, देखिए यथार्थवादी होता क्या है? यह वैसा चिंतन है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। मतलब जो चीज सही होता है उसके बारे में जो चिंतन हम सब करते हैं, वही आपका यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। जैसे पहला था अभिसारी चिंतन। देखिए अभिसारी चिंतन जो होता है, क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अभिसारी चिंतन निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। जैसे इसमें समस्या को एक ही समाधान होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे बताया गया अभिसारी चिंतन। हमने आपसे पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, आप कहेंगे मोर। अगर हम आपसे यह क्वेश्चन पूछें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसकी विशेषता बताइए, अब तो इसका जवाब अलग हो जाएगा। अगर हम 10 बच्चों से पूछना है, चलिए 5 बच्चों से पूछना है, हम 5 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। सभी बच्चों का क्या जवाब होगा? पांचों का सभी बच्चे बताएंगे मोर मोर मोर। अगर ऐसा हम पूछें कि बच्चों बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इसकी क्या क्या विशेषता है, अब क्या सभी का जवाब एक जैसा हो सकता है 100%? आप कहेंगे नहीं। अब सभी का जवाब अलग अलग होगा। हो सकता है 10 20 25 30% मिल जाए, ठीक है, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। और जो कि हम पहले जब पूछे थे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है,
सभी का जवाब 100% मिलेगा तो सभी यही बताएंगे कि मोर ही है। ये होता है अविचारी और अपसारी चिंतन। अविचारी चिंतन जो होता है वह निगेटिव पॉइंट में गिना जाता है, अपसारी चिंतन जो होता है वह आपका पॉजिटिव पॉइंट में गिना जाता है। ये आप समझिए कि अपसारी चिंतन निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी का मतलब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि जिसका एक ही समाधान हो। जैसे आप बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से ही हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, आपके पास 4 विकल्प है, चारों में से एक ही विकल्प को आपको चॉइस करना है, और से ज्यादा आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप किसी, जैसे हमने कुछ निबंध दे दिए, आप बताइए, निबंध में तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, निबंध आपका अपसारी चिंतन में कहलाएगा, लेकिन ऑप्शन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपका अपसारी चिंतन में कहे जाते हैं। चलिए अपसारी चिंतन समझते हैं। अपसारी चिंतन में समस्याओं के समाधान के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। इसमें बालक अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करके उत्तर देता है। जैसे उदाहरण, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर की अब विशेषता बताइए। अब बताइए, इसमें बच्चा अलग से बताएगा। तो अब हम आलोचनात्मक चिंतन को समझते हैं। गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को पूरी तरह से परख लेना ही आलोचनात्मक चिंतन का उदाहरण है। ये तो हो गया आलोचनात्मक चिंतन। अब चिंतन की हम परिभाषा समझते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार, गैरेट के अनुसार समझते हैं। चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। इसके बाद करें राफ्स के अनुसार, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक वश्य है। वेलेंटाइन के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यह किसका मानना था? वेलेंटाइन का मानना था। कागन तथा हेमैन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमने थ्योरी को समझा दोस्तों। आपको अगर कहीं पे लेके कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अब हम समझते हैं जो इससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है आउट ऑफ द बॉक्स, विषय से परे चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कोई चीज बॉक्स से बाहर जा रही है। अगर बॉक्स के अंदर जा रही है तो आपका कौन सा चिंतन कहलाएगा, और बॉक्स से बाहर जा रही हो तो आपका क्या कहलाएगा? वह आपका अपसारी कहलाएगा। अगर इन द बॉक्स होगा वह अपसारी होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा वह आपका अपसारी होगा। सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह दोस्तों ऑप्शन सी, वह अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का, एक व्यक्ति की विशिष्टता का, एक सही उत्तर का, या फिर स्मृति का? तो यह दोस्तों एक व्यक्ति की विशिष्टता का यह परीक्षण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है? धारा प्रवाह विचार, एक विशिष्ट समाधान, मात्रात्मक तर्क, या फिर पृथक्करण? ये दोस्तों धारा प्रवाह विचार। रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का, अपसारी सोच का, अभिसारी सोच का, या फिर स्मृति का? तो राइट आंसर इसमें अपसारी सोच का। यहाँ पे हम सब दोस्तों भाषा और चिंतन के बारे में जाना। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।